हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाली है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने सिविल वार के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि सिविल वार होता है किस किस के बीच में, रेड और ग्रीन और वाइट के बीच में, इन सभी के बीच में सिविल वार होता है। लेकिन बाद में जो बोल्शेविक पार्टी है उनका सपोर्ट जो है वो बढ़ता जाता है। और अब रशिया के अंदर कौन सी पार्टी है? अब रशिया के अंदर है बोल्शेविक पार्टी। अब बोल्शेविक पार्टी का एजेंडा क्या था, मतलब बोल्शेविक पार्टी चाहती क्या थी, उसे हम बोल्शेविक पार्टी भी बोल सकते हैं और रशियन कम्युनिस्ट पार्टी भी बोल सकते हैं। तो बोल्शेविक पार्टी चाहती क्या थी? बोल्शेविक पार्टी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रशिया के अंदर डेवलप कराना चाहती थी। यही था बोल्शेविक पार्टी का एजेंडा कि पूरी रशिया के अंदर क्या हो, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप हो जाए। अब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि जो बोल्शेविक पार्टी का एजेंडा था, जो बोल्शेविक पार्टी चाहती थी, वो रशिया के अंदर होता कैसे है। तो किस तरह से रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो डेवलप हो जाती है, किस तरह से जो रशिया है वो एक सोशलिस्ट कंट्री जो है वो बन जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज। अब जितने भी बैंक्स थे, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, उन सभी को नेशनलाइज कर दिया था। किसने? लेनिन ने। लेनिन ने बोला कि हम क्या करेंगे, जो बैंक्स है और जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर अब किसका कंट्रोल रहेगा? उनके ऊपर अब गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट मतलब उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा। तो बैंक्स और जो इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया। कलेक्टिव वर्क वाज परफॉर्म्ड बाय पीजेंट्स ऑन कन्फिस्केटेड लैंड। जो पीजेंट्स थे और जितने भी पीजेंट्स थे, जैसे मान लेते हैं कि रशिया के अंदर 10 पीजेंट्स थे, तो जितने भी 10 पीजेंट्स थे वो क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे। मतलब जितने भी पीजेंट्स है वो सभी साथ में काम करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उन सभी को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो यही हमने पहले भी देखा था कि जो पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, जो हमारे नेचुरल पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी खुद की ज़मीन के ऊपर सभी अपनी ज़मीनों को मिला लेते थे, उसके ऊपर काम करते थे, बाद में जो प्रॉफिट आता था उन सभी को डिवाइड कर लेते थे। और बोल्शेविक पार्टी ने भी यही किया। पहले तो उन्होंने बैंक्स को, इंडस्ट्री को, सभी को नेशनलाइज कर दिया और जो भी वर्क था वो सभी मिलके करते थे। तो कलेक्टिव वर्क किया जाता था, किसके द्वारा? पीजेंट्स के द्वारा, ऑन कन्फिस्केटेड लैंड। अब ये कन्फिस्केटेड लैंड का क्या मतलब है? मतलब वो लैंड जो उन्होंने किससे ली है, जो उन्होंने नोबल से ली है। पहले कौन रूल करते थे? पहले राजा रूल करते थे, राजा के सपोर्टर्स थे, मतलब पहले कंजर्वेटिव्स रूल करते थे। और बाद में जब बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया, जब उन्होंने राजा को हटा दिया, राजा को कौन सी, जो हमारी पेट्रोग्राड सोवियत थी उन्होंने राजा को हटाया था, और पेट्रोग्राड सोवियत को किसने हटाया? बोल्शेविक पार्टी ने। तो जब बोल्शेविक पार्टी ने पेट्रोग्राड सोवियत को हटा दिया था तो बाद में जो कंजर्वेटिव्स थे वो भी चले गए, जितने भी इंडस्ट्री के ओनर थे वो भी चले गए, तो सभी चले गए। और बाद में क्या हुआ, जो भी नोबल्स थे, जो भी इंडस्ट्री के ओनर थे, उनके लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया लेनिन ने। या फिर जो पीजेंट्स थे, लेनिन ने बोल दिया कि हम ये जितने भी लैंड है उसके ऊपर क्या कर लेंगे, हमारा कंट्रोल कर लेंगे। तो वही लेनिन ने किया। लेनिन ने क्या किया, जो पहले नोबल्स की लैंड थी उसके ऊपर अपना कंट्रोल किया और बाद में जो लैंड थी उसको फार्मर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। और बाद में जितने भी फार्मर्स थे वो क्या करेंगे, वो सभी मिलके उस लैंड के ऊपर काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ये सब कुछ हुआ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। और क्या इंट्रोड्यूस किया गया? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है? मतलब जो गवर्नमेंट होगी उसका कंट्रोल होगा, जो भी काम किया जाएगा वो गवर्नमेंट से ही पूछ के किया जाएगा या फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि जो भी काम होगा वो गवर्नमेंट करेगी। पहले तो राजा काम किया करते थे, राजा होते थे, राजा के बाद में जो दरबार होता था उसमें उनके मंत्री होते थे, पहले तो ये सभी होते थे। लेकिन बाद में जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने सेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ये सारी चीज़ें लेनिन ने बोली। और क्या हुआ? 5 ईयर प्लान्स। अब ये जो 5 ईयर प्लान्स है इंडिया ने भी कहाँ से अडॉप्ट किया है? रशिया से। तो रशिया से ही इंडिया ने अडॉप्ट किया था 5 ईयर प्लान, जो कि पहले तो चलता था अब वो नहीं चलता है। तो 5 ईयर प्लान में होता क्या था, मतलब जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, वो प्लानिंग कर लेती थी
कि हम आगे 5 सालों में हमारी इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे। मतलब जैसे मान लेते हैं कि क्या है, गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आगे 5 सालों के अंदर, अब ये 5 ईयर प्लानिंग है, मतलब 5 सालों की प्लानिंग करेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये तय कर लेती है कि हम 5 सालों तक आगे हमारी कंट्री के अंदर किस तरह से इकोनॉमी के अंदर ग्रो करेगी, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो प्लान करती है। तो वो क्या होती है, 5 ईयर प्लानिंग होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट आगे आने वाले 5 सालों के लिए वो प्लानिंग करती है कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो वही 5 ईयर प्लान होता है जो कि इकोनॉमी के लिए किया जाता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी, क्या होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो ये 5 ईयर प्लानिंग हो गई। तो जैसे 5 ईयर प्लानिंग में अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के अंदर जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी। उसने वहाँ के ऊपर रशिया जो था उसको थोड़ा डेवलप कर दिया था। तो 5 ईयर प्लानिंग जैसे 1927 से 1932, 1933 से 1938, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, ये सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। तो इनका जो रिजल्ट था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लोग जो थे, उन जो रशिया थी वहाँ की जो इकोनॉमी थी तो वो ग्रो करने लगी। कहाँ की, रशिया की इकोनॉमी ग्रो करने लगी। तो ये 5 ईयर प्लान थे। 5 ईयर प्लान क्या होता है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। क्या होता है 5 ईयर प्लान, जब हम आगे आने वाले 5 सालों के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे चलेगी। तो हम इकोनॉमी के लिए हमारा टारगेट जो है वो फिक्स कर देते हैं। अब जैसे कि ये जो 5 ईयर प्लान थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे रशिया के लिए। तो क्या हुआ था, ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब रशिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो आ गई थी एंड न्यू फैक्ट्रीज बिगेन टू कम। अब हमारी, जैसे कि आप बात करते हो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो जो इंडस्ट्रीज होती है और जो फैक्ट्रीज होती है वो हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलप करती है। तो उनकी इंडस्ट्री में क्या होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। उन प्रोडक्ट को जब हम बेचेंगे, जो बाहर की कंट्रीज़ होगी, जब हम उनको बेचेंगे तो इंडिया के अंदर क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो फैक्ट्रीज़ होती है, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है लोगों को। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ है और जो फैक्ट्रीज़ है उनका एक नेगेटिव साइड भी है कि जो इंडिया है उसके अंदर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो एक तो इनका इंडस्ट्रीज़ का पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड जो है वो भी है इंडस्ट्रीज़ का। तो रशिया के अंदर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रो होने लगती है, फैक्ट्रीज भी ग्रो होने लगती है। अब कुछ, लेकिन रशिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये तो हमने देख लिया कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनती है। एक तो सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो की जाती है, एक 5 ईयर प्लान जो है वो लाया जाता है रशिया के अंदर। जो बैंक्स थे और जो इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है, और जो पीजेंट्स थे वो उस लैंड के ऊपर क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। मतलब पीजेंट जो है वो लैंड के ऊपर कल्टीवेट करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उन सभी को आपस में बांट लेंगे। और जो लैंड होगी वो कौन सी होगी, वो कन्फिस्केटेड लैंड होगी। मतलब वो लैंड होगी जो उन्होंने किससे ली है, जो उन्होंने नोबिलिटी से ली है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस तरह से बना था जो रशिया है वो सोशलिस्ट। तो ये 3 हमने डिस्कस किए। अब उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो प्रॉब्लम्स क्या थी, रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। मतलब रैपिड कंस्ट्रक्शन, बहुत तेज़ी से क्या हो रहा था, रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी। तो क्या हो रहा था, रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। अब रशिया की जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो गई थी। किसके कारण, रैपिड कंस्ट्रक्शन के कारण। अब ये इतनी सारी इंडस्ट्रीज तो ग्रो हो रही है, लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी पोजीशन, उनकी जो कंडीशन थी वो तो वही की वही है। उनको एक छोटे से कमरा दे दिया जाता है, उसके अंदर सभी जो वर्कर्स हैं वो रहते हैं। बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं एकदम छोटे से कमरे के अंदर। तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन थी। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ, जो वर्कर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लाइफ जो है वो जीनी पड़ती थी। फिर फ्रीक्वेंटली स्टॉपेज, अब क्या होता था, स्टॉपेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता था। मतलब जैसे मान लेते हैं कि क्या है, कोई एक इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रोक दिया जाता था इंडस्ट्री के अंदर काम। बाद में पहले वर्कर्स आते थे, जब आते थे तो काम को रोक दिया जाता था, फिर से चले जाते थे। तो जो स्टॉपेज था वो भी बहुत ही ज़्यादा होता था। जैसे 550 टाइम्स स्टॉपेज हो जाता था एक साल के अंदर। अगर हम 365 डेज़ की बात करें तो उसके अंदर 550 टाइम जो स्टॉपेज है वो हो जाया करता था। तो ये हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी। एक तो जो वर्कर्स थे उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जैसे रशिया के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, तो रशिया के अंदर टेम्परेचर
टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होता है। तो क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। और जब ये इतना कम टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, रशिया के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको 3 जो मंजिल होती है या फिर 3-4 मंजिल जो होती है उनसे उतर के इतनी ठंड के अंदर नीचे आना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि जो वहाँ की सैनिटेशन कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक तो इतना ज़्यादा -40 डिग्री सेल्सियस तक का तो क्या है वहाँ पे टेम्परेचर है, ऊपर से 3-4 मंजिल जो होती है उनको पार करके उनको नीचे आना पड़ता है, वो भी टॉयलेट करने के लिए। तो वहाँ की सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और जो वर्कर्स थे वो हार्ड लाइफ जीते थे, और जो स्टॉपेज थे वो भी फ्रीक्वेंटली आते रहते थे। जैसे 365 डेज के अंदर क्या होता है, 550 टाइम्स जो स्टॉपेज है वो आ जाते हैं। तो हमने सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर लिया कि सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, और जो कलेक्टिव वर्क था वो किया जाता था पीजेंट्स के द्वारा। किसके ऊपर, कन्फिस्केटेड लैंड के ऊपर। सेंट्रलाइज प्लानिंग जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। 2 बहुत ही सक्सेसफुल जो कि हेल्पफुल थे रशिया के अंदर 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर होता क्या था, इंडस्ट्रीज जो होती थी और जो फैक्ट्रीज होती थी उनकी ग्रोथ होती थी। जैसे आपकी बुक के अंदर एक लाइन दी हुई है कि 100% तक का क्या हो जाता था, जो कोल था, जो स्टील था, उन सभी का प्रोडक्शन हो जाता था। तो 100% तक का कोल का, इन सभी का प्रोडक्शन जो है हो जाता था, कोल का, ऑयल का और स्टील का, इनका प्रोडक्शन होता था। फिर प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करी कि वर्किंग कंडीशन ख़राब थी, वर्कर्स हार्ड लाइफ जो है उसको जीते थे, और क्या होता था, स्टॉपेज जो था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो हमने ये जो प्रॉब्लम्स थी ये तो डिस्कस कर ली। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट जो थी या फिर जो लेनिन था उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, क्योंकि उनके कंट्री के अंदर इतनी ख़राब सिचुएशंस थी वर्कर्स की, तो लेनिन ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो लेनिन ने कुछ ना कुछ तो किया था, अब वो क्या किया था उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट थी या फिर जो लेनिन थे उन्होंने क्या किया। तो लेनिन क्या करते हैं, एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर वर्कर एंड पीजेंट्स। वो क्या करते हैं, जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। कौन से स्कूलिंग सिस्टम को एक्सटेंड करते हैं, वो वर्कर्स के लिए और जो पीजेंट्स के लिए जो स्कूलिंग सिस्टम था उसको वो एक्सटेंड कर देते हैं। पहले तो क्या था कि पहले राजा थे, तो राजा को हटाने के लिए पहले 1905 का रेवोल्यूशन हुआ, फिर फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, फिर सिविल वार हुआ। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो पढ़ाई थी वो डिस्टर्ब हो गई। जिस तरह से अगर मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार होता है या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर वार होता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो पढ़ाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसी तरह से वहाँ पे जो रशिया था वहाँ पे भी बहुत सारे वार हुए थे, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले 1905 हमने रेवोल्यूशन देखा, और सिविल वार हुआ। तो उससे क्या है, जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो पढ़ाई थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो लेनिन ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, ऐसे स्कूलिंग सिस्टम को हम डेवलप करेंगे जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्कूलिंग सिस्टम है वो एक्सटेंड हो थोड़ी। कौन से स्टूडेंट्स, जो वर्कर्स और जो पीजेंट्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूलिंग सिस्टम थोड़ी एक्सटेंड हो। अब क्या होता है, जो क्रीचर्स होते हैं, क्रीचर्स वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर। अब है फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर मैन भी आते हैं और वुमेन भी आता है। ये बात अलग है कि वुमेन को थोड़ा कम दिया जाता है, उनको जो पैसे होते हैं वो थोड़े कम दिए जाते हैं, लेकिन आते तो दोनों हैं, मैन भी आते हैं और वुमेन भी आते हैं। तो जो वुमेन आती है उनके कोई ना कोई स्टूडेंट्स भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे छोटे छोटे। अब हमारी जो सोसाइटी है या फिर पहले की जो सोसाइटी थी उसके अंदर ये माना जाता था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कौन रखती है, उनकी मम्मी रखती है, जो पापा होते हैं वो नहीं रखते। तो जब पहले वो जो स्टूडेंट्स थे उनको उनकी मम्मी रखती थी, तो अब अगर मान लेते हैं कि कोई वुमेन है वो फैक्ट्री के अंदर जाती है, तो फैक्ट्री के अंदर भी क्या करना होगा, उसको अपने चिल्ड्रन को लेके ही जाना होगा। अब छोटे से बच्चे को वो घर पे तो अकेले तो छोड़ नहीं सकती, तो वुमेन को क्या करना होगा, अपने साथ में अपने बच्चे को भी कहाँ पे, फैक्ट्री के अंदर लेके जाना होगा। अब फैक्ट्री के अंदर है जो बच्चा है वो रो भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जब बच्चे जो है वो फैक्ट्री के अंदर रो सकते हैं, तो अब आप ही बताओ, कोई एक वुमेन है वो अपने बच्चे को भी कहाँ पे लेके जा रही है, फैक्ट्री के अंदर लेके जा रही है, तो वुमेन काम करेगी या फिर अपने बच्चे को संभालेगी, दोनों काम तो हो नहीं सकते। तो बाद में लेनिन ने भी क्या किया, सोचा कि अगर वुमेन जा रही है फैक्ट्री के अंदर तो वो अपने बच्चे को लेके जा रही है, और जब वो अपने बच्चों को लेके जा रही है तो
जो वुमेन है वो इतनी अच्छी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको अपने बच्चों को भी देखना है। तो बाद में लेनिन क्या करते हैं, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट होती है रशिया की, वो क्या करती है, वो फैक्ट्रीज के अंदर जो क्रीचर्स है वो इस्टेब्लिश कर देती है। अब क्रीचर्स क्या होता है, क्रीचर्स एक पार्क टाइप का होता है, एक किंडर गार्डन होता है, जिसके अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। जो भी वुमेन्स होती है वो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ देती है, और बाहर से क्या लगा देते हैं, बाहर से ताला लगा देते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो उस किंडर गार्डन के अंदर खेलते रहते हैं, वो उसके अंदर खेलते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं। और जब शाम हो जाती है, जब वुमेन अपना काम ख़त्म कर लेती है, तो वो अपने अपने बच्चों को उस क्रीचर से बाहर ले जाती है, या फिर अपने घर पे ले जाती है। किससे, उन क्रीचर से। तो लेनिन ने क्या किया, जो फैक्ट्रीज थे उनके ऊपर क्रीचर्स, उनके अंदर क्रीचर्स बना दिए, जिसके अंदर जो वुमेन है वो अपने बच्चों को सुबह सुबह आते ही क्या करती थी, वहाँ पे छोड़ देती थी, बच्चे खेलते रहते थे पूरे दिन। और जब वुमेन को घर पे जाना होता था तो वो अपने बच्चों को लेके चली जाती थी। तो क्रीचर्स इस्टेब्लिश कर दिए। चीप पब्लिक फैसिलिटीज केयर वाज प्रोवाइडेड। अब जो चीप पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज वाज प्रोवाइडेड। अब चीप मतलब सस्ते में। पहले जो रशिया था वहाँ पे क्या थे, हॉस्पिटल जो थे वो तो थे, लेकिन वहाँ पे अगर वर्कर्स हॉस्पिटल में जाते थे तो उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता था, और वर्कर्स के पास में इतना पैसा नहीं होता था। तो क्या इस्टेब्लिश किया गया, चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। जो पीपल्स थे उनको चीप पब्लिक हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो उनको प्रोवाइड की गई। मतलब जो पर्सन्स है वो हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे और उनको ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो चीप हेल्थ केयर फैसिलिटी जो थी वो उनको दी जा रही थी। कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स। और वर्कर्स के लिए जो मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स है वो इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मिल सके। वरना वर्कर्स की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने मॉडर्न लिविंग क्वार्टर जो थे वो बना दिए फैक्ट्रीज के अंदर। तो हमने मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी जो है उसके अंदर हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया। कौन से स्टूडेंट्स के लिए, वर्कर्स और पीजेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। और जो क्रीचर्स थी वो भी बनाई गई थी फैक्ट्रीज के अंदर। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी वो भी बहुत ही चीपली, मतलब सस्ते के अंदर लोगों को मिल जाती थी। और क्या था, जो वर्कर्स थे उनके लिए मॉडर्न लिविंग क्वार्टर जो थी वो भी सेटअप की गई थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका जो इम्पैक्ट था वो क्या था, लिमिटेड था। मतलब इतना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, तो जो इम्पैक्ट था वो लिमिटेड था। अब आप बोलोगे कि जो इम्पैक्ट था वो लिमिटेड क्यों था। अब इसका रीज़न ये है, बिकॉज जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे। इम्पैक्ट लिमिटेड इसलिए था क्योंकि रशिया के अंदर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। तो अगर वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे हम हमारी गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं बना पाएगी। गवर्नमेंट जो है वो हमें ज़्यादा सस्ते रुपीज़ के अंदर हम अपना जो इलाज है वो हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पैसे चाहिए। गवर्नमेंट के अगर पास में खुद के पास में पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहाँ से बनाएगी। तो उसी तरह से रशिया के अंदर क्या था, जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, उसी कारण उनका जो इम्पैक्ट निकला वो भी क्या था, वो भी लिमिटेड था। तो हमारी जो टॉपिक है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी ये कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो स्टैलिनिज्म है और जो कलेक्टिवाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।